द डायमंड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे कहानी बेवफाई की कहानी। भारी जायदाद, धन दौलत सब कुछ था जगदीश के पास। बाप करोड़ों छोड़कर गया था, जिसका ब्याज ही इतना आ जाता था कि उसे कुछ करने की आवश्यकता न थी। वह शराब और औरतों का भोग तो अवश्य करता था, लेकिन केवल आवश्यकता की सीमा तक। यही नहीं कि अनाप शनाप दौलत है तो उसके दम पर अयासी के साधन ढूंढता फिरे, जैसा कि आमतौर पर होता है। उसे लगाव केवल तंत्र मंत्र और पराशक्तियों के रहस्य खोजने में था। उसकी अपनी एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें इसी से संबंधित किताबें भरी पड़ी थी। शैतान से संपदा और गुप्त ताकत पाने के उपाय बताने वाली प्राचीन तंत्र विद्या से जुड़ी इंद्रजाल आदि पुस्तकें वह ढूंढता रहता था। कौवा तंत्र, उल्लू तंत्र, आदमी अथवा जानवर कोई भी हो, उसकी परकाया प्रवेश, गुप्त रह अथवा रहस्यमय ताकत वाले किसी भी स्त्री पुरुष का पता लगाने पर वह किसी भी कीमत पर उससे यह विद्या सीखने का प्रयास करता। वह रहस्यमय शक्ति देश दुनिया के किसी कोने में है, इसकी भी उसे परवाह न थी। दिल्ली की झुग्गियां हो अथवा कामरूप के घने जंगल, जादुई शक्तियों की खोज में वह सभी स्थानों पर तांत्रिकों की चौखट पर सजदे कर चुका था। इसके पास इसी विषय से जुड़ी हजारों पुस्तकें थीं, जिनमें जादू टोना, भूत प्रेत जैसे विषय होते थे। उसके दिमाग में सोते जागते, खाते पीते इसी से संबंधित ख्याल उमड़ते रहते थे। जगदीश अपनी दौलत के बल पर चैन से जीवन गुजार सकता था, किंतु दिमागी फितरत उसे ऐसा करने नहीं देती। तभी तो वह सन की आदमी के रूप में चर्चित हो उठा था, क्योंकि उसकी हर सांस में एक ही दीवानापन बसा था, आसमानी चमत्कार, तंत्र विद्या। यहाँ तक कि उसने हृदय रोग भी पाल लिया था। डॉक्टर ने उसे स्पष्ट चेता दिया था कि उसे किसी भी प्रकार के आघात से दूर रहना है। किसी भी प्रकार की टेंशन, ज्यादा भागदौड़ अथवा कैसा भी आघात वह झेलने की दशा में नहीं रहा था। ऐसी कोई भी स्थिति उसके लिए खतरनाक, क्या जानलेवा भी साबित हो सकती थी। अतः उसे किसी भी तनाव, गुस्से अथवा डर से बचना होगा। डॉक्टरों की चेतावनी ने जगदीश को अपने तक ही सीमित कर दिया। वह एकांत प्रिय बन गया। इस समय वह अपने रहस्यमय लाइब्रेरी में किताबों से भरी अलमारियों के बीच एक सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था कि दरवाजे पर किसी की दस्तक से वह झुंझला उठा। उसने ऊपर की मंजिल का यह फ्लैट खरीदा था तो इसलिए कि स्वयं उसे नीचे जाने की बेकार में जरूरत क्या थी, और इतनी सीढ़ियां चढ़कर कोई गैर भी आता 100 बार सोचे। वह किसी के साथ मित्रता नहीं रखता था। फालतू में समय बर्बाद करने वालों से वह यूं ही चिढ़ता था। अगर ऐसा कोई शख्स उसके पास आ जाता था तो वह घंटों तक तनाव में रहता था, जबकि तनाव उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। वह बड़बड़ाया, साले जानवर आ जाते हैं टेंशन पैदा करने। फिर एक लंबी सांस लेकर, ना चाहते हुए भी वह उठा क्या उठना पड़ा। फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर मौजूद शख्स को देखकर उसे धक्का सा लगा। उसका दिल बेचैन हो उठा। एक बहुत ही आकर्षक लड़की उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने नीला स्कर्ट और गुलाबी टॉप पहना हुआ था। वह कंधे पर बड़ा सा बैग लटकाए हुए थी। उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग जगदीश सर। अपनी सांसों पर काबू पाती हुई वह बोली। सीढ़ियां चढ़ते हुए खत्म ही नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था चांद पर पहुंच जाऊंगी। वह हैरान होकर उसका मुंह देखे जा रहा था। क्या बात है, मुझे देखकर ऐसी क्या परेशानी हो गई जो टेंशन में दिख रहे हो? उत्साह भरे स्वर में वह बोली। लेकिन जगदीश उस लड़की के स्वागत को कतई इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने लड़की के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। करीब 1 मिनट बाद जैसे उसे कुछ याद आया और वह एकदम बोला, तुम रीटा? ठंडी सांस भरती हुई रीटा बोली, चलो पहचान तो लिया, लेकिन अब भी भीतर चलने की इजाजत है या नहीं? यह स्थान ऐसा आकर्षक भी नहीं कि खड़ी रहकर रात बिता दूं। हड़बड़ाता सा जगदीश एक और हो गया। रीटा अंदर चली आई। इसके बाद बिना किसी औपचारिकता के रीटा एक चेयर पर जा बैठी और कमरे के मूल्यवान सोफे आदि पर आंखें दौड़ाने लगी। खूबसूरत भारी पदों से निगाह हटाती रीटा ने कहा, क्या ठाठ है भाई, अच्छा बताओ कैसे हो? लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके आने से वे ठीक नहीं रहा था। बाहर का दरवाजा बंद करके वे आकर रीटा को घूरने लगा। जगदीश का हृदय वश से बाहर हो रहा था तथा उसके हाथ पैर बेदम होने लगे थे। 3 साल पहले जिस रीटा को वह बीती हुई कहानी के रूप में भूल चुका था, वह आज पूरे
अपने पूरे आकर्षण और भटकाने वाली छवि के साथ उसके सामने बैठी थी। दूरस्थ क्षेत्रों में तंत्र मंत्र के माहिरों की खोज में जिन दिनों जगदीश देश भर में घूम रहा था, तो उसे पता चला कि कामरूप में 17वीं सदी में एक ऐसा कबीला बसता था जिसके सदस्य बरस में एक बार किसी भी जानवर के रूप में अपने को बदल लेते थे। इसके लिए केवल कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। उस तांत्रिक कबीले के शेष बचे लोगों को ढूंढते समय जगदीश की मुलाकात वहां से एक ईसाई दुकानदार की बेटी रीटा से हुई। 20 साल की स्मार्ट रीटा को देखकर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके जवानी से भरपूर अंगों पर जगदीश जैसा खुश मिजाज इंसान भी पिघल उठा। जाने क्या जादू किया जगदीश ने कि रीटा भी उसके प्यार में डूब गई। उसके यौवन की तपिश में जगदीश जल उठा। इश्क विश्क के तरानों के साथ नवयौवना रीटा के मचलते यौवन का मकरंद इस भंवरे ने खूब चखा। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह अपने जिस अभियान पर निकला था उसे तो वह जवानी के खेल में भूल ही बैठा है। बस फिर क्या था, अवसर पा वह वहां से उड़नछू हो गया। 3 साल बीतते बीतते अब तो रीटा की परछाई भी उसके मन में कहीं बाकी न बची थी। लेकिन अब जब वह दूर होकर यह तन्हाई काट रहा था, तो जाने कहां से उसे ढूंढती हुई यह यहाँ आ धमकी थी। सप्ताह में एक बार जगदीश पास में ही स्थित एक डिपार्टमेंटल स्टोर को फोन कर देता था और उसकी आवश्यकता की सभी चीजें, जिनमें खाने पीने की और अन्य वस्तुएं शामिल होती थी, वहां से डिलीवरी बॉय दे जाता था। इसके अलावा उसे कहीं आना जाना नहीं था। मन के भाव छिपाता जगदीश बोला, कुछ पीना पसंद करोगी? तले काजू और सोडा के साथ विस्की, तपाक से रीटा बोल पड़ी। 2 गिलास बनाकर जगदीश ने एक में कम विस्की डाली और एक में ज्यादा। फिर ज्यादा विस्की का गिलास उसे थमाता हुआ उठा और बोला, मैं तुम्हारे लिए काजू लाता हूँ। कहकर वे किचन की तरफ बढ़ा तो दिलफरेब मुस्कान के साथ रीटा ने कहा, थैंक यू। एक प्लेट में काजू लेकर वह जल्दी ही वापस आ गया। प्लेट मेज पर रखकर उसने गिलास से एक घूंट भरा तो उसे बदन में ताजगी सी आती महसूस हुई। मुंह में काजू डालता हुआ वह शांत स्वर में बोला, रीटा, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इतनी दूर से आपके लिए कुछ करने तो मैं आई हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे गांव में तुम काया परिवर्तन कर लेने वाले कबीले के लोगों को खोजने आए थे, तुम्हें ध्यान है? जगदीश ने रीटा की याद दिलाने पर स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने सोचा, उस परकाया प्रवेश की विद्या से रीटा का क्या लेना देना है। फिर भी उसने कहा, तुम ठीक कहती हो।